जय जवाहर दोस्तों, मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो क्या है, बजट एवं राजकोषीय नीति। ठीक है, तो बजट और राजकोषीय नीति के अंतर्गत बजट के बारे में हमने पढ़ लिया है ना। पिछले लास्ट वीडियोस आप हमारा देखेंगे तो बजट के अंतर्गत जो भी पढ़ना होता है वो सब हमने पढ़ लिया है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत ये राजकोषीय नीति है क्या, साथ में हमारा राजकोषीय घाटा क्या होता है और अन्य प्रकार के घाटे जिसमें प्राथमिक घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटा या फिर क्रियात्मक राजकोषीय घाटा, बजट घाटा, ये सब क्या होता है, इन सब की भी बात हमने कर ली है। लास्ट वीडियो में हमने ये टॉपिक इसको और साथ में ये दोनों को हमने पढ़ लिया है। अब हम आज जो बात करेंगे वो करेंगे FRBM एक्ट की। FRBM एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है राजकोषीय घाटा को लेकर। ठीक है, तो इसकी बात हम लोग करते हैं FRBM एक्ट की। ठीक है, आप लोग का एक चीज आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि ये ट्विन डेफिसिट क्या होता है। ट्विन डेफिसिट, ठीक है, ट्विन डेफिसिट क्या होता है, एक बार आप इसको कमेंट करके बताइएगा, सर्च करिएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, आप बताइएगा, मैं बताऊंगा आगे चलकर इसको। चलिए, तो हम बात करते हैं फिलहाल FRBM एक्ट की। हमको पढ़ना क्या है, FRBM एक्ट 2003। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक, या फिर हम क्या बोलेंगे, राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम। बजट प्रबंधन अधिनियम। चलिए, इस चीज को अपने को पढ़ना है और इस चीज को पढ़ने के लिए मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड लेके जा रहा हूँ। ठीक है, एक्ट में आऊंगा मैं और एक्ट को पार करके हम लोग इस पर आते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्या, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं। इस प्रवृत्ति को हम लोग स्टार्ट करते हैं 1991 से। ठीक है, 1991 से। अब यहां से हम लोग थोड़ा देखते हैं बैकग्राउंड क्या था। 1991 की अगर मैं बात करूं, याद रखिएगा, ये जो 1991 था, इस 1991 में क्या था, तो 1991 में 1991 की स्थिति, ठीक है, 1991 की स्थिति क्या थी हमारी, तो यहां पास एक तरफ क्या था, हमारा देश दिवालियापन की कगार पे था। ठीक है, दिवालियापन की स्थिति में था। दूसरी चीज, हमारे देश का जो राजकोषीय घाटा था, राजकोषीय घाटे को हमेशा जीडीपी के तुलना में प्रतिशत के रूप में निकालते हैं ना, कितना परसेंट है जीडीपी का राजकोषीय घाटा, तो परसेंट के रूप में निकालते हैं। तो हमारा जो राजकोषीय घाटा था ये लगभग 9% लगभग पहुंच गया था। कितना हो गया था, लगभग 9%। तो ये हमारे देश की स्थिति थी कब की, 1991 की, मतलब बहुत बुरी स्थिति थी। दिवालियापन की स्थिति मतलब हमारे देश के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व बिल्कुल भी नहीं था, फॉरेन करेंसी रिजर्व, और हम क्या हो गए थे, उस स्थिति में आ गए थे कि अब हमको आयात करने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं था। कुछ दिन के लिए बचा था, 4-5-6 दिनों के लिए, उसके बाद हमारे पास पैसा नहीं था, फॉरेन करेंसी रिजर्व। और दूसरी तरफ हमारा राजकोषीय घाटा भी बहुत बढ़कर हो गया था, कितना, लगभग 9%। मतलब ये स्थिति बहुत खराब थी। ठीक है, तो 91 की स्थिति बहुत खराब थी। तो बहुत खराब क्यों थी, ये दो कंडीशन के कारण बहुत खराब थी। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ,
इस स्थिति में भारत सरकार ने क्या किया, इस स्थिति के चलते भारत सरकार ने मदद मांगा। भारत सरकार ने क्या किया, मदद मांगा। किससे मदद मांगा? मदद मांगा IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पढ़ाऊंगा मैं क्या होता है जब इसका टॉपिक आएगा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान पढ़ेंगे। मैं IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO इन तीनों की बात करेंगे। तो भारत सरकार ने मदद मांगा, किससे मांगा? IMF से। ठीक, तो IMF से जब मदद मांगा तो IMF ने मदद के बदले शर्त रखी। मदद के बदले क्या रखी? शर्त। मदद के बदले इन्होंने क्या कर दिया? शर्त रखा। और ये शर्त क्या था? तो शर्त था भारत में SEP को लागू करना। भारत में SEP को लागू करना। बोला कि हम तो मदद करेंगे आपकी, लेकिन आपको मदद तभी करेंगे जब आप क्या करोगे? भारत में SEP लागू करोगे। मतलब IMF का कहना था कि भाई आप भारत में जैसी व्यवस्था चल रही है, आपकी आर्थिक ढांचा जो है आपका, उस ढांचे में बदलाव करो। क्यों? अगर बदलाव नहीं करोगे और हम आपको मदद कर देंगे, ऋण देंगे, तो क्या होगा? आप फिर से डूब जाओगे, उबर नहीं पाओगे। तो या तो आप क्या करो, ऐसे ऋण मांगोगे तो नहीं दूंगा मैं। आप अगर बोलोगे कि ठीक है मैं अपने ढांचे में परिवर्तन कर रहा हूं, तब हम आपको ऋण देंगे। तो यही शर्त रखा, SEP को लागू करो, मतलब अपने ढांचे में परिवर्तन करो, ये शर्त रखा। अब भारत सरकार क्या करेगी? भारत सरकार क्या करेगी? तो भारत सरकार की स्थिति तो बहुत खराब है, तो वो क्या करेगा? मरता क्या नहीं करता वाला स्थिति थी। तो भारत सरकार ने क्या बोला? ठीक है भाई मैं SEP लागू करूंगा, आप मेरे को ऋण दो। तो भारत सरकार ने अपना सोना गिरवी रखा और उसके बदले में IMF ने क्या किया? ऋण भी दिया। ठीक, और भारत सरकार को क्या करना पड़ा? SEP को लागू करना पड़ा। अब यहां तक मैं आ गया। SEP का फुल फॉर्म यहां पर मैं लिख देता हूं, संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम। समायोजन कार्यक्रम मीन्स क्या? संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। चलिए ठीक, तो यहाँ तक आप लोगों ने समझा कि मैं बताया हमारे देश की स्थिति बहुत खराब थी, दिवालियापन की स्थिति थी, प्लस राजकोषीय घाटा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो भारत सरकार ने IMF से मदद मांगा और मदद के बदले शर्त रखा गया कि क्या? भारत में SEP को क्या करना? लागू करना। ठीक, अब भारत में SEP को लागू करना ये शर्त थी। तो जो SEP था, इस SEP के तहत क्या करना था? तो SEP के तहत अपने को करना क्या था? दो काम करना था। एक तो LPG को लागू करना था, LPG को लागू करना था। तो SEP को क्या किया? SEP को लागू किया गया, SEP को लागू किया गया। ठीक है, तो SEP को लागू किया गया, तो SEP के अंतर्गत क्या किया गया? LPG को लागू किया गया और दूसरी तरफ क्या किया गया? आर्थिक सुधार किया गया। क्या किया गया? आर्थिक सुधार किया गया। इस आर्थिक सुधार के अंतर्गत दो काम किए गए। एक किया गया कर में सुधार और दूसरा क्या किया गया? सरकार का राजस्व व्यय में सुधार। राजस्व व्यय में सुधार। ठीक है जी, तो दो सुधार किए गए आर्थिक सुधार के अंतर्गत। एक क्या किया? कर में सुधार और दूसरा क्या? राजस्व व्यय में सुधार। कर में जो सुधार किया गया तो इसके लिए राजा जी चलैया समिति का गठन किया गया। राजा जी चलैया समिति का गठन किया गया। राजा जी चलैया समिति का गठन किया गया और इस समिति ने बोला कि कर के लैफर सिद्धांत को लागू करो। लैफरसन थ्योरी को, लैफरसन सिद्धांत को लागू करो। लैफरसन सिद्धांत मैं बता चुका हूं, कर का लैफरसन सिद्धांत। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप कर में जाके देख सकते हो हमारे वीडियो में, पूरा थ्योरी वगैरह कर से संबंधित, प्रतिगामी, प्रगतिशील, ये सब मैं बताया हूं। तो कर के लैफरसन सिद्धांत को लागू करने की सिफारिश, लागू करने की सिफारिश की, इसको लागू किया गया। ठीक है, सिफारिश, और इसको क्या किया गया? लागू किया गया।
ठीक है। दूसरी तरफ राजस्व में सुधार के लिए गीता कृष्णन समिति बनी, गीता कृष्णन समिति बनी, और इस गीता कृष्णन समिति ने भी सुझाव दिया, है ना, राजस्व व्यय संबंधित प्रशासनिक व्यय, सब्सिडी व्यय इत्यादि को लेकर इसने भी क्या किया, सुझाव दिया, और इनके सुझाव को भी क्या किया गया, लागू किया गया। सुझाव दिया और उस सुझाव को क्या किया गया, लागू किया गया। ठीक। और दूसरी तरफ क्या किया गया, तो इन दोनों ने जो सुझाव दिया, राजा जी चलैया समिति ने और गीता कृष्णन समिति ने, इसको लागू किया गया और साथ में एलपीजी को लागू किया गया। ठीक है। तो सैप के तहत दो काम किया गया था भारत में। एलपीजी को लागू किया गया 1991 की औद्योगिक नीति के रूप में, 1991 की औद्योगिक नीति के रूप में, मैं पढ़ा चुका हूँ इसको भी, 1991 की औद्योगिक नीति। अब एलपीजी क्या है मैं सब पढ़ाया हूँ, आप देख सकते हो हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ सब बताया गया है। तो औद्योगिक नीति के रूप में इसको लागू किया गया के रूप में। ठीक है। और दूसरी तरफ आर्थिक सुधार किया गया। ठीक, यहाँ तक हम लोग आए। तो मैं क्या बोला, इस सैप के तहत दो काम किए गए, एक तरफ एलपीजी को लागू किया गया और दूसरी तरफ क्या किया गया, आर्थिक सुधार किए गए। लास्ट पेज में बताया अभी आर्थिक सुधार के लिए क्या क्या हुआ, कौन कौन सी समिति बनी। ठीक है। तो इन्हीं दोनों सुधार है ना, इन दोनों के परिणाम स्वरूप 2001-2 के आते तक भारत का राजकोषीय घाटा क्या हुआ, कम हुआ। भारत का जो राजकोषीय घाटा था वो कम हो गया, वो राजकोषीय घाटा क्या हुआ, कम हो गया। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि भाई हमने दबाव में एलपीजी को अपनाया, दबाव में हमने आर्थिक सुधार किया। ठीक है, क्योंकि शर्त रख दिया गया था आईएमएफ की ओर से, और उस दबाव के अंतर्गत जो भी सुधार किए गए, इस सुधार के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 2001-2 के आते तक भारत का राजकोषीय घाटा कम हो गया, फायदा हुआ भारत को। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अब ये जो आर्थिक सुधार किए गए, इन्हीं सुधारों को एलपीजी और आर्थिक सुधार जो किए गए, तो 90 के दशक में, है ना, जो आर्थिक सुधार किए गए, तो याद रखिएगा 90 के दशक में जो आर्थिक सुधार किए गए, मतलब एलपीजी को लागू करना और गीता कृष्णन समिति और राजा जी चलैया समिति की सिफारिशों को लागू करना, इन्हीं को बोला जा रहा है। ये 90 दशक के जो आर्थिक सुधार किए गए, इसे प्रथम पीढ़ी का सुधार कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रथम पीढ़ी का सुधार, फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म कहा जाता है। दूसरी तरफ मैं क्या बोला, 2001-2 के आते आते तक क्या हुआ, बढ़िया पोजीशन पे आया भारत, उसकी राजकोषीय घाटा क्या हो गया, कम हो गया। उसके बाद क्या किया सरकार ने, क्या किया, इस सुधार को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया। संहिताबद्ध मीन्स क्या, कानूनी रूप प्रदान किया। तो ये जो कानूनी रूप प्रदान किया, इसी का तात्पर्य है क्या, FRBM एक्ट लागू की, FRBM एक्ट के रूप में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, FRBM एक्ट के रूप में क्या किया गया, इसको सुधार को संहिताबद्ध किया गया। तो जो सुधार किए गए, उस सुधार के माध्यम से क्या हुआ, हमारी स्थिति बेहतर हुई। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, 2003 में, 2001-2 तक बेहतर स्थिति हो गई, तो 2003 में इस सुधार को संहिताबद्ध करने के लिए FRBM एक्ट लेकर आई। ठीक, तो इस सुधार को क्या किया गया, संहिताबद्ध किया गया या कानूनी रूप प्रदान किया गया FRBM एक्ट को। और यही संहिताबद्ध सुधार को या कानूनी रूप जो प्रदान किया गया इस सुधार को, उसी को बोल दिया जाता है सेकंड जनरेशन रिफॉर्म, द्वितीय पीढ़ी का सुधार, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म। तो जो 90 के दशक में जो सुधार किए गए, उसको क्या बोला गया, फर्स्ट जनरेशन का रिफॉर्म।
प्रथम पीढ़ी का सुधार। और उसके बाद इन सुधारों को जो संहिताबद्ध किया गया, कानूनी रूप जो प्रदान किया गया, इसी को बोला जाता है क्या? सेकंड जनरेशन रिफॉर्म। याद रखिएगा, ठीक है। FRBM एक्ट के रूप में जो किया गया, कानून बनाया गया, इसी कानून को बोल दिया गया है द्वितीय पीढ़ी का सुधार। मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं क्या बोला, ये जो FRBM एक्ट आया, इस FRBM एक्ट के तहत कुछ लक्ष्य निर्धारित किए। क्या किया गया? कुछ लक्ष्य निर्धारित किया गया, कुछ लक्ष्य निर्धारित किया गया। और ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था 2008-9 तक के लिए, 2008-9 तक के लिए। और इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए है ना, सरकार काम कर रही थी, सरकार काम कर रही थी, काम कर रही थी और लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर भी थी, और लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर भी थी, लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर भी थी, अग्रसर थी। मतलब FRBM एक्ट जो लाया गया, मैं बताऊंगा एक्ट क्या है, उसके बारे में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं सब चीज को एक बार मर्ज करके आपको एक पूरा रिव्यू दे रहा हूं, उसके बाद फिर एक्ट की बात कर देंगे क्या क्या प्रावधान है। तो मैं क्या बोला, इस FRBM एक्ट के तहत कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए, और ये लक्ष्य कब तक के लिए था? वित्तीय वर्ष 2008-9 तक के लिए था। और उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए सरकार काम कर रही थी और बेहतर ढंग से उसकी ओर बढ़ भी रही थी, बढ़िया वर्क हो रहा था कि हाँ भाई प्राप्त कर लेंगे करके अग्रसर भी थे। लेकिन इसी बीच आया क्या? इसी बीच आया विश्व में मंदी। 2008 में क्या आया? मंदी आई। क्या आया? मंदी आया। और इस मंदी के कारण मंदी आई, और इस मंदी आई, और इस मंदी के कारण या मंदी से बाहर निकलने के लिए, मंदी से बाहर निकलने के लिए, तो आपको पता होगा, मैं आपको बता चुका हूं रिफ्लेशन, मुद्रास्फीति में, कि सरकार जब बनती आता है तो पंप प्राइमिंग थ्योरी पर काम करती है किन्स के। तो किन्स के पंप प्राइमिंग थ्योरी पर काम करते हुए सरकार आभासी मांग सृजित करती है। आभासी मांग सृजित करवाने के लिए तरलता की मात्रा की आपूर्ति बढ़ाती है। कहाँ? अर्थव्यवस्था में। यही काम किया। तो मंदी से बाहर निकालने के लिए सरकार ने क्या किया? अपना राजस्व व्यय को बढ़ा दिया। क्या किया? राजस्व व्यय को बढ़ाया। और इस बाहर निकालने के लिए राजस्व व्यय को बढ़ाया, तो बाहर निकलने के लिए जो भी प्रयास किया गया, इसका परिणाम क्या आया? इसका परिणाम आया कि हम लक्ष्य से दूर हो गए। लक्ष्य से क्या हो गए? दूर हो गए। मतलब मंदी से तो बाहर निकल गए, लक्ष्य से दूर हो गए। लक्ष्य से क्या हो गया? दूर हो गया। मतलब मंदी से निकालने के लिए सरकार ने कंटिन्यू क्या किया? 1-2 वर्ष तक अपना राजस्व को बढ़ा दिया, सब्सिडी बढ़ा दिया, उसी समय मनरेगा वगैरह चालू कर दी, उसी समय 7वां वेतन आयोग सिफारिश लागू कर दी। तो इस तरीके से देखा जाए तो लक्ष्य से दूर हो गए हम लोग। तब 2011-12 के आते तक, 2011-12 के आते तक, 2011-12 के आते तक, 11-12 के आते तक हम क्या हो गए? लक्ष्य से दूर हो गए। तो इसके बाद क्या हुआ? जब हम लोग लक्ष्य से दूर हो गए, लक्ष्य से दूर हो गए, तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने एक समिति का गठन किया, NK सिंह समिति। NK सिंह समिति का गठन किया गया, और इस समिति ने अगेन फिर सुझाव जो दिए, सुझाव, तो ये सुझाव किस लिए देगी? यहाँ पर मैं क्या बताया, हम लोग क्या हो गए? लक्ष्य से दूर हो गए। 2011 के बातें आते तक हम लोग क्या हो गए? लक्ष्य से दूर हो गए। मतलब हमारा जो राजकोषीय घाटा था, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था, ये फिस्कल डेफिसिट क्या हो गया? अगेन बढ़ गया। हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था ये फिर से बढ़ गया। लक्ष्य से दूर हो गया मतलब क्या? फिस्कल डेफिसिट फिर से बढ़ गया। अब ये फिस्कल डेफिसिट फिर से बढ़ गया, तो सरकार ने क्या किया? NK सिंह समिति का गठन किया, और NK सिंह समिति ने जो सुझाव दिया, इस सुझाव को सरकार ने क्या किया? लागू किया।
और यह लागू किस रूप में हुआ? तो ये लागू हुआ संशोधित FRBM एक्ट 2015 के रूप में क्या हुआ? लागू हुआ। और इसके तहत 2022-23 वित्तीय वर्ष तक के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य निर्धारित, अब क्या लक्ष्य है वो सब मैं भी बताऊंगा, ठीक है। ये FRBM एक्ट और संशोधित FRBM एक्ट, अभी इसकी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी मैं आपको पूरा ब्रीफ दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बोला, 2022 तक के लिए क्या किया गया, इसके तहत लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बात समझ में आया? चलिए, तो मैं क्या बताया यहाँ पर, अब मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ इसको, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं क्या बोला कि भाई हमारा जो FRBM एक्ट पढ़ना है, अपने को पढ़ना क्या है, FRBM एक्ट। और FRBM एक्ट जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, या फिर राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम। अब मैं क्या बोला, हमारी जो स्थिति थी 1991 की, वह स्थिति बहुत खराब थी। एक तरफ भारत दिवालियापन के शिकार हो गया था और दूसरी तरफ हमारा राजकोषीय घाटा भी बहुत बढ़ गया था। मतलब बहुत ज़्यादा ऋण ले लिए थे भारत सरकार ने, है ना, तो राजकोषीय घाटा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये दयनीय स्थिति के कारण हमारी स्थिति खराब थी। तो हम क्या गए, हम गए IMF के पास कि भाई हमारी मदद करो। IMF ने बोला कि भाई तुम्हारे देश में जो ढांचा है, जिस तरीके से व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था के वैसे ही चलता रहेगा और मैं तुमको जितना भी ऋण दे दूं, अगर वही व्यवस्था बनी रही तो कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारी स्थिति और बिगड़ जाएगी, तुम उबर नहीं पाओगे। तो मैं तुमको तभी ऋण प्रदान करूंगा जब तुम क्या करोगे, सुधार करोगे। तो उसने क्या कर दिया, शर्त रख दिया कि भारत में क्या करो, SAP को लागू करो। ये शर्त रखा IMF ने। तो इस शर्त को क्या किया गया, भारत ने मान लिया, ठीक, इस शर्त को माना। और इस शर्त के तहत क्या करना था, भारत को SAP को लागू करना था। तो भारत ने क्या किया, SAP को लागू किया। और SAP को लागू किया तो इसके अंदर दो काम किया। एक क्या किया, LPG को लागू किया। तो LPG क्या था, तो LPG को मैं आपको बता चुका हूं कि वो क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। औद्योगिक नीति में इसको पढ़ा चुका हूं क्या होता है। तो इस LPG के रूप में लागू करना, LPG को लागू करना, और दूसरी तरफ क्या, आर्थिक सुधार करना। आर्थिक सुधार के अंतर्गत दो सुधार करना था, एक तो कर सुधार करना था और दूसरी तरफ आर्थिक सुधार करना था। तो सरकार ने क्या किया, आर्थिक सुधार के अंतर्गत कर में सुधार किया और राजस्व में सुधार किया। कर में सुधार के लिए राजाजी चलैया समिति का गठन किया और इस समिति ने जो भी सिफारिश दी उसको लागू किया, लेफरसन सिद्धांत को लागू किया गया, ठीक है। दूसरी तरफ गीता कृष्ण समिति ने जो सिफारिश की उसको भी लागू किया गया। तो इस 90 के दशक में जो भी सुधार किया गया, इन्हीं सुधारों को सम्मिलित रूप से क्या बोल दिया जाता है, इन्हीं सुधारों को सम्मिलित रूप से क्या बोल दिया जाता है, प्रथम पीढ़ी का सुधार। इस 90 के दशक में LPG और आर्थिक सुधार जो किया गया, इन्हीं सुधारों को क्या बोल दिया जाता है, प्रथम पीढ़ी का सुधार। और इस सुधार के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 2001-2 के आते तक हमारी स्थिति बेहतर हुई। मीन्स हमारा राजकोषीय घाटा क्या हुआ, कम हुआ, ठीक। अब राजकोषीय घाटा कम हुआ तो सरकार ने बोला कि भाई कम तो हो गया, अब एक काम करो, राजकोषीय सुधार करने के लिए क्या करो, एक अधिनियम ही बनाओ। तो सरकार ने क्या किया, सुधार को संहिताबद्ध किया, कानूनी रूप प्रदान किया गया FRBM एक्ट के रूप में। और ये जो FRBM एक्ट के रूप में संहिताबद्ध किया गया, कानून बनाया गया, इसी को बोला जाता है सेकंड जनरेशन रिफॉर्म, द्वितीय पीढ़ी का सुधार, ठीक। अब FRBM एक्ट के तहत किया क्या गया, तो 2008-9 वित्तीय वर्ष तक के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए कि राजकोषीय घाटे को कितना कम करेंगे करके, अभी मैं बताऊंगा, एक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो लक्ष्य निर्धारित किया गया उसकी प्राप्ति के लिए सरकार निरंतर काम कर रही थी और उस ओर आगे बढ़ रही थी, अग्रसर हो रही थी। इसी बीच क्या हुआ, मंदी आ गई 2008 में, और मंदी से निकलने के लिए सरकार ने पूरा व्यय अपना बढ़ा दिया। अब सरकार ने अपना व्यय बढ़ा दिया, राजस्व व्यय बढ़ा दिया मंदी से निकलने के लिए। तो मंदी से तो बाहर आ गए देश हमारा 2011-12 के आते तक, लेकिन हमारा राजकोषीय घाटा फिर से बढ़ गया। हम लक्ष्य से क्या हो गए, दूर हो गए। अब लक्ष्य से दूर हो गए तो हमको क्या करना था, अब क्या किया सरकार ने, तो एक NK सिंह समिति का गठन किया और इस समिति ने सुझाव दिया कि भाई ऐसा ऐसा करो, राजकोषीय सुधार होगा। तो इसी सुझाव को
क्या किया गया, संशोधित FRBM एक्ट 2015 के रूप में लागू कर दिया गया। और इस एक्ट के तहत क्या किया गया है, 2022-23 तक के लिए, मतलब अगला वित्तीय वर्ष जो हमारा स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो तब तक के लिए क्या कर दिया गया, लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि ये भाई FRBM एक्ट था क्या। FRBM एक्ट, तो याद रखिएगा मैं इसमें कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। 2003, ठीक, 2003 में ये एक्ट आया और 1 अप्रैल 2004 से ये एक्ट लागू हुआ। 1 अप्रैल 2004 को लागू, याद रखिएगा, लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2004 को लागू हुआ। इस एक्ट के तहत क्या किया गया, वित्तीय वर्ष 2008-9 तक के लिए निम्न लक्ष्य निर्धारित किया गया, निम्न लक्ष्य रखे गए। तो क्या क्या लक्ष्य रखा गया भाई, बोला गया क्या कि सरकार को राजस्व घाटे में प्रत्येक वर्ष 0.5% की कमी करके 0.5% की कमी करके, क्या बोल रहा हूँ याद रखिएगा, राजस्व घाटा है ना, मैं बता चुका हूँ क्या होता है। तो राजस्व घाटा में प्रत्येक वर्ष 0.5% की कमी करके इसको 0 तक लाना है। कहाँ तक लाना है भाई, तो 0 तक लाना है। तो याद रखिएगा, राजस्व घाटे को कम करके कहाँ तक लाना है, तो 0 तक लाना है। ठीक, अब कब तक लाएंगे भाई, तो वित्तीय वर्ष 2008-9 तक। इसी प्रकार हमारा जो राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा को प्रत्येक वर्ष 0.3% कमी करके, प्रत्येक वर्ष कितना कम करना है, 0.3% कमी करते जाना है, कमी करके 3% तक लाना है। और बोला गया किसी भी वित्तीय वर्ष में सरकार का ऋण जीडीपी के 9% से अधिक नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, ये 3 प्रावधान और भी है 2, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपको इसको याद रखना है, 9% से अधिक नहीं होना है। तो ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो मैं यहाँ पर क्या बोला था आपको, देखो जो हमारा, मैं क्या बोला, इस FRBM एक्ट के तहत कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए 2008-9 तक के लिए, और प्राप्ति के लिए सरकार क्या कर रही थी, बढ़िया कार्य कर रही थी, परंतु मंदी आ गया और पूरा सिस्टम बिगड़ गया। ठीक है, तो FRBM एक्ट के तहत यही लक्ष्य निर्धारित किया गया था 2008-9 तक के लिए। क्या बोला गया था कि भाई आप राजस्व घाटे में प्रत्येक वर्ष क्या करो, 0.5% की दर से कमी करो और उसको 2008-9 तक 0 कर दो, बिल्कुल भी मत रखो राजस्व घाटा। दूसरी तरफ जो राजकोषीय घाटा है उसे प्रत्येक वर्ष क्या करो, 0.3% की कमी करो और उसको 3% तक ले आओ कम करके। और बोला गया कि भाई किसी भी वर्ष सरकार का जो ऋण है वो जीडीपी के 9% से अधिक नहीं होगा। ठीक, अब मैं क्या बोला, मंदी आ गया, फिर मंदी से बाहर निकलने के लिए सरकार ने अपना खर्चा बढ़ा दिया। मंदी से तो बाहर निकल गए लेकिन इस लक्ष्य से दूर हो गए, मतलब हमारा राजकोषीय घाटा फिर बढ़ गया, राजस्व घाटा फिर बढ़ गया। तो अब क्या किया सरकार ने, NK सिंह समिति का गठन किया और इस समिति ने जो सुझाव दिया उसी सुझाव को क्या कर दिया गया, एक्ट के रूप में लागू किया गया, जिसको हमने क्या बोल दिया, संशोधित FRBM एक्ट। संशोधित FRBM एक्ट
2015, याद रखिएगा। ठीक, तो एन के सिंह समिति, अभी मैं बता दिया, एन के सिंह समिति के सुझाव के आधार पर एक्ट लाया गया, समिति के सुझाव के आधार पर लाया गया, याद रखिएगा। ठीक, लाया गया, गया को लिख लेना। दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं, इस एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष है ना, मैं इंग्लिश में लिख दिया, आप तो पूरा लिखिएगा हिंदी में। इस अधिनियम के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 तक के लिए, 22-23 तक के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए। लक्ष्य निर्धारित किए गए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। क्या हुआ? तो राजकोषीय घाटा को कितना 2.5% तक लाने का लक्ष्य रखा गया। उसके बाद क्या बोला, सरकार का कुल केंद्र सरकार से ना, केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार का कुल ऋण किसी भी वर्ष जीडीपी के 38.8% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कितना, 38.8% से अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं। इसी प्रकार राज्य सरकार का कुल ऋण, राज्य सरकार का कुल ऋण राज्य सरकार का कुल ऋण जीडीपी से 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो क्या बोला गया, केंद्र सरकार का कुल ऋण 3.8% से अधिक नहीं होना चाहिए उसके जीडीपी से, और राज्य सरकारों का जो ऋण है तो उसकी जीडीपी से 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर लमसम बोला जाए इसको, लमसम में 5% बोला जाता है। ठीक है, और बोला गया, क्या बोला गया, 2 पॉइंट और क्या बोला गया, जैसे प्राकृतिक आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, ऐसा जब कुछ प्राकृतिक आपदा आता है तो सरकार को 0.5% राजस्व व्यय, 0.5% राजस्व व्यय अधिक करने की छूट है।
मतलब यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान आपदा आ जाता है, प्राकृतिक आपदा, सूखा, बाढ़ इत्यादि, तो सरकार क्या करती है, 0.5% तक अधिक राजस्व व्यय कर सकती है। जितना भी टारगेट रखा सरकार उससे अधिक कर सकती है। कितना? 0.5% अधिक राजस्व व्यय। तो 0.5% अधिक राजस्व व्यय सरकार कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट लिख देगा, क्या बोल रहा हूँ मैं? 0.5% अधिक राजस्व व्यय सरकार कर सकती है प्राकृतिक आपदा की स्थिति में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान। इसी प्रकार यदि सरकार का जीडीपी लगातार 3 माह तक अनुमान से 3% ज़्यादा होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ? सरकार का जीडीपी लगातार 3 माह तक जितना सरकार ने अनुमान किया है उससे 3% ज़्यादा आता है, उस कंडीशन में सरकार को 0.5% राजस्व व्यय की कटौती करनी होगी। कटौती जिसमें राजस्व व्यय इस समय आपको बता चुका हूँ ना बजट के उपकरण में, कंफ्यूज मत होइएगा। तो मैं यहाँ पर उसमें क्या बताया, यदि प्राकृतिक आपदा आ रहा है किसी वित्तीय वर्ष में तो 5% बढ़ा सकती है सरकार व्यय को, 0.5% ना, तो 5% में 0.5% बढ़ा सकती है राजस्व व्यय को। इसी प्रकार यदि जीडीपी का जो ग्रोथ है वो अनुमान से 3% ज़्यादा आ गया लगातार 3 तिमाही तक, तब सरकार को 0.5% की क्या करनी पड़ेगी, कटौती करनी पड़ेगी अपने राजस्व व्यय में। साथ में क्या बोल दिया गया, आपको क्या करना है, 0.1% लाना है, 2.3 से कम करके किसको, राजस्व व्यय को। राजकोषीय घाटे को कितने तक लाना है, 2.5% तक लाना है। किसी भी वित्तीय वर्ष में सरकार का कुल ऋण 38.8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार सरकार का, राज्य सरकार का जो कुल ऋण है वो 20% से अधिक नहीं होना चाहिए जीडीपी का। यही है आपका क्या, संशोधित FRBM एक्ट। एक बार संसदीय नजर से एक बार इसको मारते हैं अपन लोग, क्या FRBM एक्ट आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोला। हमारी स्थिति खराब थी 1991 में, सरकार की स्थिति खराब थी, सरकार ने मदद मांगा और मदद के बदले क्या करना पड़ा, टैक्स को लागू करना, मजबूरी बस इसको लागू किए, लेकिन इसको लागू करने से क्या हुआ, हमारी स्थिति क्या हो गई, बेहतर हो गई। ठीक, इसको लागू करने से हमारी स्थिति बेहतर हो गई। ठीक, 2001-2 से आते तक तो उसको लागू करने के जो भी काम किया गया, सुधार किया गया, उसको क्या बोल दिया गया, प्रथम पीढ़ी का सुधार। और उसके बाद उसको संहिताबद्ध किया गया, FRBM एक्ट में लागू किया गया, उसको क्या बोल दिया गया, द्वितीय पीढ़ी का सुधार। FRBM एक्ट में क्या बोला, 0.5% कम करके क्या करना है, राजस्व घाटे को शून्य में लाना है, 0.3% कम करके अपना जो राजकोषीय घाटा था उसको 3% तक लाना था। सरकार का कुल रेट 9% से अधिक नहीं होना था। लेकिन क्या हुआ, मंदी आने के कारण सब कुछ बिगड़ गया, सरकार का व्यय बढ़ा, मंदी आ गई और लक्ष्य से हो गए। संशोधित FRBM एक्ट लाया गया अनुकोषीय समिति की सिफारिश के आधार पर। उसने बोल दिया क्या कि राजकोषीय घाटे को आप क्या करो, 2.5% तक लाओ, राजस्व घाटे को क्या करो, 0.1% तक लाओ। सरकार का कुल ऋण केंद्र सरकार का 38.8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राज्य सरकार का कुल ऋण 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जीडीपी का। ठीक है, दूसरी तरफ क्या बोला, प्राकृतिक आपदा आती है तो 0.5% आप क्या करो, अपना व्यय बढ़ा दो। लगातार आपने जीडीपी में क्या हो रहा है, अनुमान से 3% अधिक वृद्धि हो रही है 3 माह तक, 3 तिमाही तक, तो आपको 0.5% की कटौती करनी होगी। यही है हमारा क्या, अगर फाइनली बोले तो हमारा जो टॉपिक था FRBM एक्ट। तो FRBM एक्ट 2003 में आया था, 2004 में लागू हुआ और उसको संशोधित रूप में 2015 में लागू किया गया है, और जिसके तहत 2022-23 तक के लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये हमारा कंप्लीट होता है बजट एवं राजकोषीय नीति। नेक्स्ट टॉपिक मैं देखता हूँ, हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी हमारा बचा हुआ है बैंकिंग बचा हुआ है, मनी बाजार, कैपिटल मार्केट, भुगतान संतुलन और चौथा अपना वित्तीय संस्थान अंतर्राष्ट्रीय। 4 टॉपिक बचा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करके जल्द से जल्द हम क्या करेंगे, 10-15 वीडियो में इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, बेहतर लगा होगा, तो मन होगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।